नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे माफी मांगो बीजेपी की, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बेतुके बयान की, बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के वार की, मुश्किलों में आए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की, साथ ही जानेंगे कैसे सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की बढ़ाई चिंता, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस की 10 जनपद पर हुई बैठक। सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत तमाम नेता रहे मौजूद। 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने विधि आयोग को किया है समन। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की बीजेपी ने भी की तारीफ, कहा सराहनीय कदम। मणिपुर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने कहा शांति बहाली पर होना चाहिए ध्यान। पीएम मोदी के शहडोल दौरे पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का तंज, कहा शिवराज पीएम से भी बुलवा देंगे झूठ। शिवराज बताएं आखिर क्यों है प्रदेश में भ्रष्टाचार। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज, गुजरात हाईकोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन उनके एमपी जाने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर माफी मांगो बीजेपी ट्रेंड करने लगा, जिससे शिवराज सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 महीने बाद देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम चुनाव होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव देश की हवा का रुख साफ कर देंगे, और हवा के रुख को बीजेपी की ओर मोड़ने के लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन हवा तो बीजेपी के खिलाफ ही बहती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर माफी मांगो बीजेपी जमकर ट्रेंड करता रहा। लोग पीएम मोदी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरते रहे। डबल इंजन सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया गया। ममता शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट पर शिवराज को निशाना साधते हुए पोस्ट किया गया। शिवराज के राज में भ्रष्टाचार यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। कर्ज और कमीशन ही डबल इंजन सरकार का पर्याय बन चुका है। राखी नाम की यूजर्स ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में मचा है हाहाकार, सत्ता में बैठे हैं भ्रष्टासुर शिवराज। तो एमपी कांग्रेस की ओर से ट्वीट में पीएम मोदी से ही माफी की मांग कर दी गई। मध्य प्रदेश में हर दिन 8 महिलाओं से रेप होता है। 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, और भाजपा के नेता नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा महिलाओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने पीएम मोदी से सीधे सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार में देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कई यूजर्स पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान से माफी की मांग कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की हो। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। मणिपुर में लंबे वक्त से माहौल खराब है, इसके लिए विपक्ष लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार को घेर रहा है, लेकिन लगता है कि सीएम बीरेन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तभी तो उन्होंने ट्विटर पर कुकी यूजर से बहस की, जिसके बाद उन्हें किरकिरी का सामना करना पड़ा। 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सड़कें युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। 2 समुदाय आमने सामने आ गए। बावजूद इसके सीएम बीरेन को समझ नहीं आई। वो इस हंगामे के बाद भी ट्विटर पर कुकी यूजर से बहस कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को एन बीरेन सिंह ने अपने समर्थकों के प्रदर्शन के बाद मणिपुर का मुख्यमंत्री बने रहने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने ट्विटर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स को जवाब दिया, जिन्होंने उनके पोस्ट पर इस्तीफा न देने के बारे में टिप्पणी की थी। एक यूजर थांग कुकी ने टिप्पणी की, आपको बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस पर सीएम ने जवाब दिया, क्या आप भारत या म्यांमार से हैं? मुख्यमंत्री ने कम से कम 2 अन्य ट्वीट्स में म्यांमार का जिक्र कर दिया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी शुरू हो गई। लोग सवाल उठाने लगे कि राज्य के सीएम कुकी जनजातीय लोगों को देश का नागरिक ही नहीं मानते। आखिर कुकी समुदाय के युवक से क्यों सवाल किया जा रहा है कि वो किस देश का नागरिक है? बाद में जब बीरेन सिंह बुरी तरह से घिरे तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट ही कर दिया। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि एन बीरेन सिंह ने एक त्याग पत्र टाइप किया था,
लेकिन बाद में उनके समर्थकों ने उन्हें इसे फाड़ने के लिए मना लिया। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्होंने फटा हुआ लेटर देखा है। वहीं इसके बाद बीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उनसे मुलाकात करने वाली महिला नेताओं ने सीएम आवास से बाहर आकर लोगों को आश्वासन दिया था कि सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह के इस फैसले का जहां कई नेताओं ने समर्थन किया तो वहीं विपक्ष ने आलोचना की, लेकिन अब तो उनकी सोशल मीडिया पर भी किरकिरी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि वो क्या सफाई देते हैं। बीरेन्द्र सिंह ने अपनी मुश्किलों में खुद इजाफा कर लिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी भी मुश्किल में है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाना बना रखा है। मोदी सरकार की असफलताओं को उठाया जा रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि जो घोषणाएं सरकार ने की थी उन्हें कब पूरा किया जाएगा, लोगों को रोजगार कब दिया जाए। इसे लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। तो क्या सवाल उठाए कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अपने ही दांव में बुरी तरह से फंसती दिख रही है। सरकार की योजनाएं फेल होती जा रही हैं। जो दावे पीएम मोदी ने किए थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल किया है कि बेरोजगारी का जाल ये कैसा अमृतकाल। पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार युवाओं का रोजगार डकार गई है। बीएसएनएल 1,81,000 रोजगार खत्म, सेल 61,928 रोजगार खत्म, एमटीएनएल 34,997 रोजगार खत्म, एसईसीएल 29,140 रोजगार खत्म, एफसीआई 28,063 रोजगार खत्म, ओएनजीसी 21,120 रोजगार खत्म कर दिए गए। पार्टी ने दावा किया कि मोदी सरकार देश में 3 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर चुकी है। युवा बेरोजगार हैं और सरकार इसे अमृतकाल बता रही है। इससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किया था कि 2014 में वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? अब तक सरकार को 18 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सवालों से मोदी सरकार भागती नजर आई है। सवालों में तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण पर राउज एवेन्यू की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। तो आज सुनवाई में पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी गईं कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। महिला पहलवानों की लड़ाई अब सड़क की जगह कोर्ट में पहुंच चुकी है। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में बृजभूषण पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D लगाई गई थी। इस मामले में राउज एवेन्यू की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों को विदेश में नोटिस भेजा है, जिसका जवाब अभी आना बाकी है। अभी इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पेंडिंग है, जिस वजह से आगे की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट अब 7 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट 1500 पन्नों की है, लिहाजा पढ़ने में वक्त लग रहा है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों के वकील ने इस मामले में हो रही जाँच की मॉनिटरिंग करने वाली याचिका वापस ले ली थी। उनका कहना था कि चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। बृजभूषण को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। इधर गहलोत ने राजस्थान की सत्ता को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी की सभाओं से बीजेपी ने धड़ाधड़ चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुट गई है। वहीं प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार भी अपनी जन सरोकार वाली योजनाओं से वोट साधने की कोशिश कर रही है। गहलोत की नीतियों ने पीएम मोदी को भी चिंता में डाल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के हर परिवार को लाभ पहुंचाने की कोशिश के साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। उधर बीजेपी के केंद्रीय नेता राजस्थान के अलग अलग जिलों में धड़ाधड़ रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी भी राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं।
पीएम मोदी पिछले 8 महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 8 जुलाई को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। बीकानेर में उनकी रैली है। सीएम गहलोत ने विकास कार्यों और अनूठी योजनाओं की झड़ी लगा दी है। सरकारी योजनाओं के जरिए सीएम अशोक गहलोत प्रदेश वासियों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार अपनी नई और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। इनमें कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके मुख्यमंत्री ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। हर परिवार इस योजना में कवर हो रहा है। साथ ही 10 लाख रुपए तक का बीमा भी किया जा रहा है। साथ ही हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, प्रदेश की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन नहीं पहुंचने पर महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे नकद राशि ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। सीएम गहलोत की सक्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं से पीएम मोदी भी परेशान है और कांग्रेस राज्य में गहलोत सरकार की वापसी का दावा कर रही है। गहलोत के सामने बीजेपी लाचार नजर आ रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी लाचार नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार से पार्टी के अंदर ही कोहराम मच गया है। नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और इस आपसी फूट से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। पीएम मोदी ने राज्य के लगभग हर जिले में सभा की। बीजेपी ने चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन नतीजा हार के रूप में सामने आया। कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। बीजेपी की सीट और वोट दोनों घट गए। इसके बाद से पार्टी के अंदर बवाल मचा है। हार के लिए बीजेपी नेता एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं और अब पार्टी ने हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 11 पार्टी कार्यकर्ताओं को नोटिस थमा दिया गया है। इन कार्यकर्ताओं पर पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान देने का आरोप है। ये फैसला एक बैठक में हुआ जिसमें कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल और पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदुरप्पा सहित कई लोग शामिल थे। आपको बता दें, इससे पहले भी कर्नाटक बीजेपी ने पूर्व विधायक एमपी रेणुकाचार्य को उनकी पार्टी विरोधी टिप्पणियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेणुकाचार्य को पार्टी की प्रदेश अनुशासनात्मक समिति की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। रेणुकाचार्य ने कहा था कि विधानसभा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। फिलहाल चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में विपक्षी दल जहां पर बैठक कर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की कवायद में लगे हैं, वहीं बीजेपी अंदरूनी कलह को शांत करने में नाकाम साबित हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद सत्र की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 11 अगस्त तक चलेगा। इस बार मॉनसून सत्र का आगाज पुरानी संसद में ही होगा, लेकिन सत्र का समापन नई संसद में होगा। इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष मणिपुर, यूसीसी, अडानी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फिर से सरकार को घेरेगा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों पर मोहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सत्र की तारीख पर फैसला हुआ। मॉनसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा, संसद का मॉनसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। पीएम मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज है। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था, जब घर में 2 कानून होने से घर नहीं चल सकता तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। संसद सत्र के पहले कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर कांग्रेस के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है।
मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर उपराज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक को लेकर भी मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर पूरे देश में घूम कर बीजेपी विरोधी दलों से समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने कांग्रेस से भी विधेयक का विरोध करने को कहा है, लेकिन अभी तक पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। विपक्ष की तैयारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। वहीं सत्र का आगाज तो पुरानी संसद भवन में होगा, लेकिन सत्र का समापन नई संसद में होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।